बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जो साबिक DGI है जनरल फैज़ हमीद, उनको 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा के बाद अब ये चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। अब ये बातें जो हैं, ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि जी अगर फ़ौज का अदारा जो है अपने सबसे जो बड़े ओहदे का अफसर है तो उन्हें सज़ा दे सकता है, तो बाकी इदारे जो है उनके अंदर खुद एहतिसाबी क्यों नहीं है। और अदलिया की जानब जो है वो उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि जो साबिक चीफ जस्टिस थे मियां साकिब निसार, उनके हवाले से बात हो रही है और दीगर अदलिया के किरदार के हवाले से बात हो रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। और क्या इमरान खान ने PTI को वाकई बंद गली में धकेल दिया है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मौजूद है। और जो सियासी मामलात पर जो प्रोसीडिंग होनी है जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, तो क्या उसमें इमरान खान और PTI के लिए कितनी मुश्किलात जो है वो हो सकती हैं। इस हवाले से डिटेल से कबल हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो जो साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को चूँकि गुज़श्ता रोज़ फ़ौजी अदालत ने 14 साल कैद बामुशक्कत की जो है वो सज़ा सुनाई, तो उसके बाद मुल्क के अंदर सियासत, अस्करी नज़्म व ज़ब्त और 9 मई वाक़यात के मुस्तक़बिल ने जो है वो नई बेस जो है उस पर शुरू हो चुकी है। और तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि ये फ़ैसला न सिर्फ फ़ौजी एहतिसाब के अमल में एक बड़ी पेशरफ्त है, बल्कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे पर भी इसके दूर रस असरात मुरतब हो सकते हैं। इस हवाले से जो आपको मैंने पहले कहा कि जिनके पास आजकल सबसे ज़्यादा जो हैं वो मालूमात हैं और जिनकी सारी पेशन गोइयाँ जो हैं वो आए रोज़ दुरुस्त साबित होती हैं, मेरा मतलब सेनेटर फैसल वाडा से है, तो उन्होंने इस हवाले से कहा है कि इस सज़ा से वाज़े हो गया है कि 9 मई केस में पेशरफ्त हो चुकी है और जब ट्रायल आगे बढ़ेगा तो जनरल फैज़, इमरान खान, दीगर PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ गवाही भी देंगे और शवाहद भी फराहम करेंगे। फैसल वाडा ने कहा कि आने वाले दिनों में 9 मई में मुलव्वस तमाम अफराद और पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा। जिस तरह मैं फैज़ हमीद की 14 साल सज़ा की बात 1 साल पहले जो है वो कर रहा था, जो सच साबित हुई, तो मेरी ये दीगर पेशन गोइयाँ जो हैं ने कहा कि सच साबित होंगी। और जो सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी, उन्होंने इस फैसले को फ़ौजी निज़ाम इख्तिसाब का अहम मज़र करार देते हुए कहा कि फैज़ हमीद एक मजबूत बासर शख्सियत है। उन्होंने कहा कि इनका कोर्ट मार्शल 15 माह तक चला, वकला गवाहों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और तमाम कानूनी तकाज़ों के बाद उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि ये फ़ैसला वाज़ेह तौर पर कहता है कि इनके सियासी किरदार से मुताल्लिक़ अलग मामलात जो है अलग से जो है मामलात निपटाए जाएंगे। इनका कहना है कि गोया अब ये बाब बंद नहीं हुआ, अभी मुस्तक़बिल में और भी बड़े लोगों को सख्त सज़ाएँ होने वाली हैं। मुजीबुर रहमान शामी ने मजीद कहा कि इमरान खान फैज़ हमीद के गठजोड़ ने रियासती नज़्म व नस्क को बुरी तरह मुतासर किया। दोनों की ताकत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 9 मई वाक़यात इस गठजोड़ का एक क्लाइमैक्स उन्होंने करार दिया। जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ आने वाला फैसला दरअसल पहली कड़ी है। मजीद इंकशाफात उन्होंने कहा कि मुतवक्को हैं और इसमें उन्होंने कहा कि किसी को शक व शुबा भी नहीं होना चाहिए। उमर चीमा जो है उन्होंने इस हवाले से कहा कि जनरल फैज़ हमीद एक खौफ की इलामत बन चुके थे। इनकी गिरफ्तारी और सज़ा को एक इबरत की मिसाल बनाया जा रहा है। अभी इस केस का असल रुख सामने आना बाकी है। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद को सज़ा सुनाने के बाद वाज़ेह हो गया है कि ये बातें जो पहले अफसानों की तरह सुनाई देती थी अब हकीकत में बदलती दिखाई देती हैं और मुमकिन है कि केसेस में ये बात भी सामने आए कि जनरल फैज़ ने फ़ौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की या अपना अलग गैंग बनाया हुआ था जो मुख्तलिफ अफराद को टारगेट करता था। और जो ख्वाजा आसिफ हैं वज़ीर दफ़ा, उन्होंने जो गुफ्तगू की तो उन्होंने फैज़ हमीद के साथ साथ जो है कर्नल कमर जावेद बाजवा जो है उन्हें भी मुरद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने कहा कि जब सन 2022 में नए आर्मी चीफ की तैनाती का तकर्री का मामला आया और हुकूमत ने यह फैसला किया, उस वक़्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसला किया कि जी आने वाले आर्मी चीफ जो हैं वो होंगे जनरल सैयद आसम मुनीर। तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने इसकी मुखालफत की थी।
पहले उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने डराने धमकाने की भी कोशिश की और साथ जो है लालच देने की भी कोशिश की, और वो जो है उनके बकौल वो जनरल फैज़ हमीद को जो है आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि मेरी बात चलने वाली नहीं है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ और नाम भी पेश किए, यानी जो ख्वाजा आसिफ है उनकी गुफ्तगू से तो यही तासर मिलता है कि ये सब जो थे जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने के मुखालफ थे, लेकिन जो कुदरत को जो मंजूर होता है तो वही होता है। वो आर्मी चीफ भी बन गए, फील्ड मार्शल भी बन गए, और अब जो है CDF का जो नया ओहदा तख्लीक हुआ है तो वो पाकिस्तान के पहले CDF जो है वो भी बन गए हैं। उमर चीमा ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद की मुमकिन जेल मुंतकली पर भी अंदरूनी सतह पर बहस जारी है, मगर इमरान खान फैज़ हमीद को एक ही मकाम पर रखना स्ट्रेटेजिकली जो है उन्होंने कहा कि ख़तरनाक समझा जा रहा है। फिल्म अभी बाकी है। सब कह रहे हैं कि ये अभी ट्रेलर है, और जो फिल्म है उसमें जो बाकी किरदार जब सामने आएंगे तो उन्होंने कहा कि वो सबके जो है वो ओसान ख़ता हो जाएंगे, और सबकी उंगलियां जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब जो है वो उठ रही हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो उस वक्त ही पता चल सकेगा कि कौन कौन जो है इसमें जो है फंसते हैं और कौन कौन जो है वो बच निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन एक चीज़ तो इस सज़ा से तय हो गई है कि अगर जनरल फैज़ हमीद के लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं है तो बाकी किसी के लिए नहीं है। इसी मामले पर जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला तलाल चौधरी ने GTV से गुफ्तगू की। उनने कहा कि अगर फ़ौज में इतने बड़े अहदे पर मौजूद शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो बाकी इदारे क्यों खुद एहतसाबी नहीं करते। सबसे ज़्यादा सहूलतकारी अदलिया से हुई है और अदलिया को भी अपने इदारों में एहतसाब करना चाहिए। ये भी सवाल उठाया गया कि क्या फैज़ हमीद को सज़ा से नवाज शरीफ मुतमईन है या वो समझते हैं कि बाकी सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके जवाब में तलाल चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि बार बार के तजर्बों और ज़ोर ज़बरदस्ती से लाडलों को न लाया जाए। उन्होंने कहा कि हमने अमरीत का भी सामना किया, हमने सियासी आमर बानी PTI का भी सामना किया, हमें बार बार डबोया गया, हम उबर के सामने आए। नवाज शरीफ आज भी अपने काम से जो है वो जाने जाते हैं। जो सीनियर कालम निगार हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तहकीकाती रिपोर्टर भी रहे हैं काफ़ी अरसा, रऊफ़ कलासरा, उन्होंने दुनिया न्यूज़ में एक कालम लिखा है। कालम में उन्होंने इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद को जो है वो फोकस किया है, जिसके कुछ हिस्से जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बुलंदी पर पहुंचकर इंसान कैसे नीचे गिरता है, तो आप इमरान खान फैज़ हमीद के केस जो हैं वो आपके सामने, उन्होंने कहा कि जिंदा मिसाल है। हमने भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ का मुकद्दर भी देखा। सन 2022 के शुरू में कौन सोच सकता था कि इमरान खान फैज़ हमीद एक दिन जेल में होंगे और दोनों को 14 बरस सजा होगी, फिर भी आदमी का मुकद्दर सामने आन खड़ा होता है। अक्सर लोग जब कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं तो वे एहतियात समझदारी का मुजाहरा नहीं करते, उन्हें एहसासी बरतरी कामयाबी का नशा नीचे गिरा देता है। बरसों से जिंदगी एक ही डगर पर चल रही होती है और उन्हें लगता है कि अब वो सारी उम्र ऐसी ताकतवर रहेंगे, चीजें इनके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन ये एतमाद उन्हें ले डूबता है। इंसान कामयाबी के नशे में सब एहतियातें छोड़ देता है। कामयाब ताकतवर लोगों के इर्द गिर्द खुशामदी इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमत में यार दोस्त, सरकारी अफसर या मातहत मिल जाते हैं जो आपको रोज बताते हैं कि खुदा आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। इस बंदे के ज़हन में ये ख्यालात ऐसे डाले जाते हैं कि वो खुद को देवता समझकर इन बातों पर यकीन कर लेता है। यकीन कर लेता है कि इसने कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के चक्कर में खुद फांसी लग जाता है। मातहत खुशामदी भी आपको मरवा देते हैं। अब भुट्टो साहब ने तो ये नहीं कहा था कि नवाब कसूरी को गोली मार दो, कहा जाता है कि भुट्टो ने कहा था कि इसे फिक्स कर दो। अगलों ने फिक्स करने का मतलब उड़ाना समझ लिया। इस तरह भुट्टो साहब चाहते तो इस कत्ल की FIR को सीरियस लेते, अपने दौर में इसकी इंक्वायरी करके खारिज करा देते। इस तरह ज़ियाउल हक को उन्हें फांसी लगाने का मौका न मिलता, मगर भुट्टो साहब को उनकी खुद एतमादी ले डूबी कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसी तरह इमरान खान को भी इलेक्शन कमीशन बार बार नोटिस भेज चुका था कि अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन कराएं। खान साहब वज़ीर आज़म था, उन्होंने इन नोटिस को सीरियस नहीं लिया। इमरान खान ने कब सोचा होगा कि इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस को पसे पुश्त डालने की वजह से इनकी पार्टी खत्म हो सकती है। एक दिन का काम था पार्टी इलेक्शन कराने का, लेकिन जब आपको लगने लग जाए कि अपन ही भगवान है तो फिर नतीजा यही निकलता है। यही कुछ
कुछ फैज़ हमीद ने किया, वो अपने मुकद्दर से लड़े। जब बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई तो इस दिन पिंडी के DPO को कितनी मुबारकबादें मिली होंगी कि वो पिंडी जैसे ज़िले में पोस्टिंग लेकर आए थे, लेकिन फिर इस अफसर की रिटायरमेंट जेल में हुई। इंसान जब अपने मुकद्दर लिखने पर तुल जाता है तो फिर यही कुछ होता है जो फैज़ हमीद के साथ हुआ है। आपने कोशिश करके देख ली, जनरल बाजवा को तोसी दिलवा दी, खान भी वज़ीर आज़म बन गया। आपने जनरल आसम मुनीर का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। जनरल आसम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद फैज़ हमीद को इसे अपना मुकद्दर समझकर खुदा के फैसले पर राज़ी होना चाहिए था कि ये ओहदा आपके मुकद्दर में नहीं था। आपका सफ़र यहीं तक था, आपका मुकद्दर वहीं तक लिखा था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपका अपना लिखा हुआ है। आप ज़िद पर उतर आए, मुकद्दर से लड़ने लगे और आखिरकार जेल पहुंच गए। वही शोलो खूफ का नावल याद आता है कि क्या करें, आदमी का यही मुकद्दर है। इसी से मिलती जुलती तहरीर जो है वो है अंसार अब्बासी की कि खान ने खुद को और PTI को बुरा फंसा दिया है। तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को ऐसी बंद गली में ला खड़ा किया है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। खुद भी खान साहब को ऐसी सूरत हाल का सामना है कि वो जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे, किसी दूसरे के वो सुनते नहीं। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस की हालत यह है कि अब पूरी पार्टी की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि इमरान खान से उनकी बहनों और वकला को कम अज कम मिलने तो दिया जाए। इमरान खान की रिहाई, हकीकी आज़ादी, जेली इलेक्शन के खिलाफ तमाम नारे तहरीकें कहीं गुम होकर रह गई हैं। पार्टी में किसी को कुछ मालूम नहीं कि इमरान खान की पॉलिसी है क्या, वो चाहते क्या हैं और किस तरह अपने सियासी अहदाफ को हासिल करने का इरादा जो है वो रखते हैं। किसी रहनुमा किसी दूसरे की जुर्रत नहीं कि इमरान खान की हिकमत अमली पर कोई सवाल उठाए। खान अगर अपने ही रहनुमाओं को मीर जाफर, मीर सादिक भी कह दे तो किसी की क्या मजाल कि इसको चैलेंज करे। खान की पॉलिसी ये है कि हुकूमत और हुकूमत में शामिल सियासी जमातों से बात नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं, तो इनसे बातचीत करने का क्या फायदा। अगर ये दुरुस्त है तो फिर जिनके पास इख्तियार है उन्हें वो हर रोज अपने बयान में बुरा भला कहते हैं। तो ऐसे में जिन इख्तियार वालों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनसे तवक्को क्यों रखते हैं कि वो इसके बावजूद खान के पास बातचीत के लिए दौड़े चले आएंगे। खान साहब इख्तियार वालों को बुरे बुरे अलकाबात से नवाजते हैं और उनकी बहनें उन्हीं इख्तियार वालों से कहती हैं कि खान से बराह रास्त बात करें। इस अनहोनी को खान साहब ही समझ सकते हैं, वरना दूसरों की तरह उनकी पार्टी के रहनुमा भी इस लाजक को समझने से कासिर हैं। अब बातचीत के तमाम रास्ते तो खान साहब खुद ही बंद कर चुके हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ लाखों लोगों को सड़कों पर लाकर कोई इनकलाब लाने की पोजीशन में है? उन्होंने ये सवाल उठाया है और साथ उन्होंने कहा कि ये कुछ दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा। गुज़श्ता 2-3 साल के दौरान मौजूदा फौजी क़यादत के खिलाफ इमरान खान ने खुद बड़ी सख्त काबिल एतराज़ तौहीनामेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके नतीजे में फौजी तर्जुमान की तरफ से भी इमरान खान को सख्त जवाब दिया गया और उन्हें सिक्योरिटी रिस्क गर्दाना गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इमरान खान के हवाले से -1 फार्मूले और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें जो हैं उन्होंने जोर पकड़ा। वो वफाकी वज़रा जो पहले तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए कहते थे, अब वो भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। जिस हाइब्रिड निज़ाम में हम रहते हैं उस सूरत हाल में किसी भी हुकूमती जमात के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से कोई बामकसद बातचीत करे। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए सियासी स्पेस इतनी कम हो चुकी है कि मायूसी में तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये इशारे दिए जा रहे हैं कि इसके मेंबरान कौमी असम्बली से भी इस्तीफे जो है वो दिलवाए जा सकते हैं, यानी गलतियों पर गलतियां। ये फार्मूला पहले भी नाकाम हुआ, अब भी इसके कामयाब होने के कोई इम्कानात नहीं। इमरान खान ने अपने आप को भी और अपनी जमात को भी बुरी तरह जो है फंसा दिया है। ये कालम लिखा है, ये तहरीर लिखी है अंसार अब्बासी ने, लेकिन सारा दारोमदार इस वक्त सारी चीज़ें जो हैं अब अडियाला जेल से जो हैं वो नज़रें हट चुकी हैं, इमरान खान से मुलाकातों से जो हैं वो नज़रें हट चुकी हैं। अब नज़रें दोबारा चली गई हैं GHQ पर, अब नज़रें चली गई हैं रावलपिंडी पर, अब नज़रें चली गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स पर, और अब इस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो प्रोसीडिंग अब होनी है कि जनरल फैज़
फैज़ हमीद के जो सियासत में जनरल फैज़ हमीद की जो सियासत में मुदाखलत थी, आया 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें उनका कितना किरदार था, वो किस किस से राब्ते में थे, उन्होंने क्या क्या हिदायत जारी की और ये सारी चीज़ें किस तरह बाहर आई। तो अब ये फैसला जब होगा तो उसके बाद पता चलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का, इमरान खान के मुस्तकबिल का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो कायदीन हैं जिनका अगर जनरल फैज़ हमीद से उस वक़्त राब्ता था, तो जब जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ सियासी मामलात पर कोई फ़ैसला आएगा तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उन रहनुमाओं का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं का, और जो मीडिया में जो लोग हैं और जो इस तरह के बासर लोग हैं, बल्कि अदलिया में जो लोग हैं, तो उनकी किस्मत के भी यकीनन फैसले होंगे और इनके गिर जो है वो भी गहरा तंग किया जाएगा। ये आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ का फ़ैसला है ये सिर्फ ट्रेलर है, कहानी जो है, फिल्म जो है वो अभी बाकी है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।